बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? छुट्टियां एंजॉय हो रही हैं, पढ़ाई भी हो रही होगी, आई होप सो। ठीक है, हमने प्रीवियस लेसन पढ़ा था, थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था बायोडाइवर्सिटी का। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या क्या लेसन्स पढ़े थे अबाउट बायोडाइवर्सिटी, देन क्लासिफिकेशन, इट्स एम्स, और उसके बाद टेक्सोनोमिक हिरार्की, देन साइंटिफिक टेक्सोनोमिक हिरार्की के साथ ही हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी, ह्यूमन बींग्स की और पी प्लांट की। देन हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए से साइंटिफिक नेम्स रखने का तरीका स्टडी किया कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखा जाता है। और उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन पढ़ी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे महफूज किया जा सकता है और कैसे इंसान के क्या इम्पैक्ट्स हैं, ह्यूमन बींग्स किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। और एट द एंड हमने पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो लेसन होगा दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 4, दैट इज़ नेम्ड एज सेल्स एंड टिश्यूज़। हम सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में अर्लियर क्लासेस में भी और बायो में स्टार्ट में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स को देखें तो सेल्स क्या हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। आप ये देख लें कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बेसिकली सेल से मिलकर बनी है। और हमने जब 5 किंगडम सिस्टम स्टडी किया था थर्ड चैप्टर में, तो हमने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए शर्त ये है कि वो सेल से मिलकर बना हो। ठीक है, तो अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो हमारी जो चेयर है या टेबल है, ऑल दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑल्दो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन वंस ये लिविंग थिंग्स का हिस्सा रह चुके हैं एज अ वुड। ठीक है, और सेल्स जब एक ख़ास तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं और एक कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे आर नेम्ड एज टिश्यूज़। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग सेल की स्ट्रक्चर, सेल के ऑर्गेनल्स और बहुत डिटेल से सेल के डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करेंगे और उसके साथ ही साथ में टिश्यूज़ को भी स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ कौन कौन से ऑर्गन्स बनाते हैं और कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल्स की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम ये देखेंगे कि माइक्रोस्कोप कब सबसे पहली बनाई गई थी। तो सेल को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज़ अ टर्म माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? कैसे माइक्रोस्कोप डेवलप हुई थी, किसने की थी, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। The use of microscope is named as microscope. The use of microscope is known as microscopy. माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। और सबसे पहले माइक्रोस्कोप जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, हिज नेम वाज ज़ेकेरियस जेनसन।
in 1595 फ्रॉम हॉलैंड, इन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस करवाई। इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। अब ये माइक्रोस्कोप अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं थी, सिंपलेस्ट फॉर्म में थी। सिंपली इट वॉज अ ट्यूब जस्ट लाइक दिस मार्कर। जो ज़ेकेरियस जेनसन ने सबसे पहली माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस करवाई बच्चों, इट वॉज जस्ट अ ट्यूब, और इस एक ट्यूब के दोनों साइड्स पे लेंस लगे हुए थे। इसकी इस साइड पे भी लेंस लगे हुए थे और दूसरे एंड पे भी लेंस लगे हुए थे। एक ट्यूब थी और जिसकी दोनों साइड्स पे ख़ास किस्म के लेंसेज लगे हुए थे, और उन लेंसेज के ज़रिए से ज़ेकेरियस जेनसन ने जिस भी ऑब्जेक्ट को स्टडी किया वो उसको 3 टाइम्स से 9 टाइम्स उसका साइज़ इंक्रीज़ करके देख सका। लेंसेज में ख़ास पावर होती है जिससे कि उससे अपेरेंट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन थी, फर्स्ट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन सिर्फ और सिर्फ थी 3 टाइम्स से 9 टाइम्स तक, यानी इतने गुना उसका साइज बड़ा करके ये माइक्रोस्कोप दिखा सकती थी। ये था स्टार्ट माइक्रोस्कोप का। फिर उसके बाद फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट आई, उसमें लेंसेज लगते चले गए और माइक्रोस्कोप्स डिफरेंट फॉर्म्स में डेवलप होती चली गई। बच्चों, माइक्रोस्कोप में हम 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैग्नीफिकेशन और दूसरी है रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाई करना, बड़ा करना। जो भी ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर हर उस चीज़, उस मटेरियल को ऑब्जेक्ट भी कहूँगी और स्पेसिमेन भी कहूँगी जिसको हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। या ऑब्जेक्ट बोलेंगे या स्पेसिमेन, हर वो चीज़ जिसको हमने माइक्रोस्कोप में रख के स्टडी करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल साइज़ है या जो अपेरेंट साइज़ है उसको जितने गुना बड़ा करके एक लेंस दिखाता है, ऑब्वियसली हम माइक्रोस्कोप में वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमारी आंखें, हमारी नेकेड आई हमें नहीं दिखा सकती हैं। तो माइक्रोस्कोप से कैसे वो नज़र आएंगी? क्योंकि उसके अंदर जो लेंसेज हैं उसको, उसके साइज़ को बड़ा करके उसका इमेज दिखाएंगे हमें। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या है? द अपेरेंट इंक्रीज इन द साइज। कितना इंक्रीज? ऑब्जेक्ट का जो भी अपेरेंट साइज है उससे कितने गुना उसको बड़ा करके लेंस दिखाता है, दैट इज नेम्ड एज मैग्नीफिकेशन। तो डेफिनेशन है इसकी, इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। इंक्रीज in apparent size of an object is magnification, known as magnification. दोबारा सुन लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम देख रहे हैं उसके ओरिजिनल साइज़ या अपेरेंट साइज़ में जितना कोई लेंस उसको, उस साइज़ को इंक्रीज़ करके देखने में मदद करता है, तो वो इंक्रीज़ इन साइज़ इज़ नेम्ड एज
magnification. And the second one term is resolving power या resolution. Resolving power, ये दो अहम टर्म्स हैं जो हम माइक्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं. Resolving power is the clarity of an image, कि एक इमेज को बग़ैर ब्लर किए, धुंधला किए बग़ैर कितना क्लियर करके दिखा सकता है एक लेंस, दैट इज़ नेम्ड एज रिजॉल्विंग पावर. और ये इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, ये वो कम से कम फासला है एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेटली. बच्चों, अगर मैं यहाँ पर ये दो डॉट्स आपको दिखा रही हूँ, आपको ये दो अलग-अलग एक ख़ास फासले तक नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरफ तो मेजर ऑफ क्लैरिटी है, रिजॉल्विंग पावर, दूसरी तरफ सिंपल वर्ड्स में ये वो कम से कम फासला है जिस पे हम कोई से दो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं. आपको यहाँ तक ये नज़र आ रहे हैं, एक पॉइंट पे ये दोनों इकट्ठे हुए हुए आपको यहाँ तक ये एक पॉइंट ही नज़र आ रहे हैं, ये दो पॉइंट्स, राइट. तो कम से कम फासला जिस पे दो ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज़ नेम्ड एज रिजॉल्विंग पावर. इट इज़ द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, कि हम उसको कितना क्लियर देख सकते हैं, और ये वो कम से कम फासला है जिस पे हम दो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देख सकते हैं. ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर जो है, ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? It is only 0.1 millimeter. बच्चों, हमारी आँख 0.1 मिलीमीटर तक के फासले पे ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है. इसके बाद अगर हम फासला और कम कर देते हैं, लेट्स सपोज कि 0.05 कर देते हैं मिलीमीटर अगर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, तो हमारी आँख उनके दरमियान में उस गैप को, उस फासले को नहीं देख सकेगी, राइट. तो ह्यूमन आई तो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर अपार्ट तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है. इसके बाद अगर हमने मज़ीद रेजोल्यूशन को बढ़ाना होता है तो वी यूज़ लेंसेज. लेंसेज के ज़रिए से मैग्नीफिकेशन को और रिजॉल्विंग पावर दोनों को इंक्रीज़ किया जा सकता है. एक माइक्रोस्कोप उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उतना ही ज़्यादा अच्छा विज़न देती है जितनी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर लेंसेज होंगे, जितनी ज़्यादा वो मैग्नीफिकेशन कर सकती होगी, यानी जितना वो अपेरेंट साइज से बड़ा उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने की एबिलिटी रखते होंगे. तो ये तीन टर्म्स इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी हैं. फर्स्ट वन माइक्रोस्कोपी. द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी. और फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ज़ेकेरियस जेनसन. इन 1595 हॉलैंड में इन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस करवाई थी. जितनी भी हमारी बुक में डेट्स हैं, आप इनको MCQs के लिए ज़रूर मार्क करेंगे. और साइंटिस्ट का नाम भी MCQs में पूछा जा सकता है. हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट माइक्रोस्कोप? किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ज़ेकेरियस जेनसन इन 1595. और वो कैसी माइक्रोस्कोप थी? मैंने ये बताया है कि इट वॉज अ सिंपली ट्यूब.
ये एक ट्यूब थी जिसके दोनों एंड्स पे लेंसेज लगे हुए थे और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स तक बड़ा करने की एबिलिटी रखती थी, यानी उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी थी, 3 टाइम्स से 9 टाइम्स तक ओनली। और उसके बाद हमने कहा है कि 2 टर्म्स जो माइक्रोस्कोप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? इंक्रीज इन द अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन, राइट। और रेजोल्यूशन, ये रिजॉल्विंग पावर क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, कि एक लेंस कितना एक इमेज को क्लियर करके बना सकता है, इमेज को दिखा सकता है। और इन सिंपल वर्ड्स, it is the minimum distance at which 2 objects can be seen separately। और ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? 0.1 मिलीमीटर। यहाँ तक 2 पॉइंट्स को, 2 डॉट्स को सेपरेट देख सकते हैं हमारी आँख। और इससे अगर कम डिस्टेंस कर दिया जाए, 0.05 मिलीमीटर अगर कर देते हैं, तो हमारी आँख उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट, उन 2 ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती है। बच्चों, आपने इस पॉइंट को भी MCQ के लिए मार्क करना है। ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर कितनी है? 0.1 मिलीमीटर अपार्ट, ठीक है। और ये 3 डेफिनेशंस भी हैं। फर्स्ट वन है माइक्रोस्कोपी, सेकेंड वन मैग्नीफिकेशन एंड थर्ड वन रेजोल्यूशन, राइट। ये तीनों शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं और ये MCQs भी आपने मार्क करने हैं। The next one topic, there are 2 types of microscopes. First one is named as light microscope and the second one is electron microscope. फर्स्ट माइक्रोस्कोप तो इंट्रोड्यूस करवाई ज़ेकेरियस जेनसन ने। अब देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है और इसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या है, कितनी है। फर्स्ट वन इज नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप, शॉर्टली इसको LM भी बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, LM। इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप बच्चों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विजिबल लाइट, जो भी रोशनी है, सनलाइट है या बल्ब की लाइट है, ये उस लाइट के ज़रिए से ऑब्जेक्ट को दिखाने में मदद करती है ये माइक्रोस्कोप, इसीलिए इसका नाम ही लाइट माइक्रोस्कोप है। इट यूजेस द विजिबल लाइट to clear the image of an object। तो बच्चों इसमें जो है बेसिकली हम स्पेसिमन, एक ऑब्जेक्ट है जिसको देखना चाह रहे हैं माइक्रोस्कोप में। स्पेसिमन या ऑब्जेक्ट, मैंने स्टार्ट में भी बोला था, स्पेसिमन या ऑब्जेक्ट जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखना चाह रहे हैं। लेट्स सी, ये कोई अमीबा या बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेज पे रखते हैं इस स्पेसिमन को, और उस स्टेज के नीचे एक मिरर फिट हुआ होता है। मिरर एडजस्टेबल होता है। मिरर ये क्या काम करता है? ये विजिबल लाइट को पास करता है थ्रू दिस स्पेसिमन, लाइट को पास करेगा दिस मिरर, और यहाँ पर ख़ास किस्म के लेंसेज लगे होते हैं। ये मैं सिंपल इसका मैकेनिज़्म आपको समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर और इस जगह पर ख़ास किस्म के मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं, ठीक है बेटे। जब लाइट, मिरर जो है वो विजिबल लाइट को पास करेगा टुवर्ड्स दिस स्पेसिमन, और जब लाइट इस स्पेसिमन में से गुजर के इस लेंस, फर्स्ट लेंस के पास जाएगी, तो
फर्स्ट लेंस जो होता है वो उस स्पेसिमेन को, उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा, बड़ा करके उसका इमेज दूसरे लेंस तक भेजेगा। दिस इज द लेंस एंड दिस इज ऑल्सो द लेंस। और ये जो लेंस है, फर्स्ट वाला लेंस जो है क्या काम करेगा, ये उस स्पेसिमेन के साइज को मैग्नीफाई करेगा, बड़ा करेगा और उसका इमेज दूसरे लेंस तक भेजेगा। ठीक है, और दूसरा लेंस उसको, उस इमेज को थोड़ा सा और क्लियर करके व्यूअर्स आई में उसका इमेज शो करेगा। हम यहाँ पे अपनी आंख को इस लेंस के ऊपर सेट करते हैं और यहाँ से उसका इमेज देखते हैं। ठीक है, व्यूअर्स आई, देखने वाले की आंख, जो माइक्रोस्कोप से यहाँ से उसको देख रहा होता है, उसको स्टडी कर रहा होता है, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको यहाँ से इस लेंस से उस ऑब्जेक्ट का, उस स्पेसिमेन का इमेज क्लियरली नज़र आ जाता है। हम अपनी आंख से भी इस माइक्रोस्कोप से इमेज को देख सकते हैं या फिर हम फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं। मैं दोबारा इसका मैकेनिज़्म बताती हूँ। हम माइक्रोस्कोप के सेंटर में एक स्टेज बना होता है जहाँ पे हम स्पेसिमेन को एडजस्ट करते हैं और बिलो दिस देयर इज़ अ मिरर which will pass the visible light towards the specimen। ये हम एडजस्टमेंट करते हैं मिरर की और स्पेसिमेन की, ताकि लाइट जो है मिरर पास करे उसको टुवर्ड्स द स्पेसिमेन। और जब ये लाइट पास करेगी टुवर्ड्स द लेंस, तो लेंस में इस स्पेसिमेन का एक इमेज बनेगा और फर्स्ट लेंस जो है उस इमेज को मैग्नीफाई करेगा और दूसरे लेंस तक भेजेगा और दूसरा लेंस उसको और उसके विज़न को क्लियर करके व्यूअर्स आई तक उसका इमेज दिखाएगा या फिर फोटोग्राफिक फिल्म पे हम उसकी पिक्चर को भी ले सकते हैं। बच्चों, हम जो तस्वीर लाइट माइक्रोस्कोप से लेते हैं दैट इज नेम्ड एज माइक्रोग्राफ। फोटोग्राफ तो हम बहुत कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पर एक टर्म है माइक्रोग्राफ। What is micrograph? The photograph taken through microscope, light microscope, is known as micrograph। जी बच्चों, माइक्रोग्राफ अक्सर हमारी बुक पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स बनी होती हैं, लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, और उसके कॉर्नर पे उन्होंने इस तरह लिखा होता है LM109X। ये किसी भी डायग्राम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है अक्सर उनके साथ लिखा होता है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? LM स्टैंड फॉर लाइट माइक्रोस्कोप एंड 109X मीन्स कि ये माइक्रोस्कोप इस वक्त इस ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं उसको 109 टाइम्स बड़ा करके दिखा रहा है। उसकी मैग्निफिकेशन उस LM की 109 टाइम्स है। ठीक है, LM109X मीन्स लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज 109 टाइम्स। बच्चों, माइक्रोग्राफ हमने देख लिया कि माइक्रोग्राफ क्या है। द पिक्चर और फोटोग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोग्राफ। और माइक्रोस्कोपी और माइक्रोग्राफ में डिफरेंस दोनों टर्म्स में भी पूछा गया है। वेरी इजी। अगर आप देखें माइक्रोस्कोपी क्या है, हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी, while the picture or photograph taken through microscope is known as micrograph। ठीक है, ये भी डेफिनेशन मार्क करेंगे। माइक्रोग्राफ की भी एक बहुत ही छोटी सी और सिंपल डेफिनेशन है। अब हमने ये तो देख लिया कि लाइट माइक्रोस्कोप किस तरह से इमेज को दिखा रही है।
अब ये देख लेते हैं कि इसकी लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है। मैग्निफिकेशन ऑफ LM 1500x है बच्चों। मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप 1500x। इट मीन्स कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है। जितना उसका साइज है उससे 1500 गुना बड़ा करके हमारी आंख में उसका इमेज दिखा सकती है लाइट माइक्रोस्कोप। और इसकी रिजॉल्विंग पावर है बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर पढ़ी है 0.1 मिलीमीटर, तो LM की रिजॉल्विंग पावर है 0.2 माइक्रोमीटर। Micrometer is a smaller unit than the millimeters, और 0.2 माइक्रोमीटर तक इसकी रिजॉल्विंग पावर है। यहाँ तक ये इमेज को क्लैरिफाई करके दिखा सकता है। अब वो कहते हैं कि अगर माइक्रोमीटर को देखें तो 1 माइक्रोमीटर, साइड पे वो बता रहे हैं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर्स। यानी 1 मिलीमीटर के अगर 1000 पार्ट्स किए जाएं तो जो 1000वां हिस्सा है दैट इज 1 माइक्रोमीटर। और लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर। ये बी वैल्यूज MCQs के लिए भी आप अंडरलाइन कर लें फौरन। मैग्निफिकेशन ऑफ LM कितनी है? नॉर्मल जो है वो 1500x है, और रिजॉल्विंग पावर जो है दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर मिलीमीटर से छोटा यूनिट है। मिलीमीटर्स यू कैन स्टडी ऑन योर स्केल। सेंटीमीटर से छोटा यूनिट है मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। और माइक्रोमीटर इज स्मॉलर देन मिलीमीटर्स। अगर हम 1 मिलीमीटर के 1000 पार्ट्स करते हैं तो जो 1000 पार्ट होगा, 1000वां हिस्सा जो होगा वो इक्वल होगा 1/1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1 माइक्रोमीटर, राइट। तो इस मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर के साथ हम ये देखें कि हम लाइट माइक्रोस्कोप से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को, कौन कौन से स्पेसिमेन को देख सकते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर तो मैच कर रही है बैक्टीरिया के साइज से। हम एक बैक्टीरिया को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, ठीक है बेटे। लेकिन बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकती है, ठीक है। उसकी रेजोल्यूशन इतनी ही है कि हम इसके अंदर एक बैक्टीरिया को स्टडी कर सकते हैं, एक अमीबा को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप। पहले हमने इसकी वर्किंग पढ़ी, ये फंक्शन कैसे करती है। ये विजिबल लाइट को स्पेसिमेन में से पास होती है, और जब वो लाइट पास करती है तो लेंस से गुजरती है, और उस लेंस में इसका इमेज बनता है स्पेसिमेन का, वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने स्टडी करना है, यस। और फिर वो लेंस उसका एक एनलार्ज इमेज बना लेता है थ्रू दिस लाइट। और ये एनलार्ज इमेज जब दूसरे लेंस तक जाता है तो वो दूसरा लेंस उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करके व्यूवर्स आई में उसका इमेज बड़ा सा दिखाता है। यानी वो ऑब्जेक्ट या वो स्पेसिमेन जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा, हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और द पिक्चर टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप
light microscope is known as micrograph. Then magnification value कितनी है light microscope की? That is 1500 times. ये भी हमने MCQ के लिए भी मार्क करना है. और resolving power है 0.2 माइक्रोमीटर. बच्चों 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर्स. ठीक है. ये जो LM109X का मैंने आपको दिया है ये साइड बॉक्स में गिवन है. साइड बॉक्स के ऊपर आप शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय LM109X? व्हाट डू यू मीन बाय LM109X? LM स्टैंड फॉर लाइट माइक्रोस्कोप. तो कोई भी पिक्चर जो आपकी बुक पे बनी होती है अगर उसके साथ LM लिखा गया है इट मीन्स कि वो पिक्चर लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है, वो माइक्रोग्राफ लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है और उसकी मैग्नीफिकेशन 109 टाइम्स है. इट मीन्स कि उसको 109 टाइम्स बड़ा करके उसका इमेज दिखाया जा रहा है. और लाइट माइक्रोस्कोप से हम कौन से ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं? यस, अब हमें पता चल चुका है. हम बैक्टीरिया को स्टडी कर सकते हैं. बैक्टीरिया की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो स्टडी कर सकते हैं लेकिन हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को तो स्टडी कर सकते हैं बट इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए उसकी रेजोल्यूशन का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर सकते हैं. जी बच्चों, सेकंड टाइप है हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. फर्स्ट वन LM थी, द सेकंड वन इज EM. EM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जैसे आपने देखा लाइट माइक्रोस्कोप was working with the help of light, visible light. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने तो आप ये समझ लें कि एक रेवोल्यूशन लाने वाली माइक्रोस्कोप है, इनकलाब लाने वाली माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसके हेल्प से हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये कैसे काम करती है. इसमें हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर ऑब्जेक्ट को और लेंसेज को रखते हैं. वैक्यूम चैम्बर क्या चीज़ है? एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा खाना जिसके अंदर से हवा निकाल दी जाती है. ठीक है. वैक्यूम चैम्बर के अंदर स्पेसिमेन को रखा जाता है. स्पेसिमेन को और स्पेसिमेन आपको पता है वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने माइक्रोस्कोप में स्टडी करना है, और लेंसेज को, ख़ास किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, इनको हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं. स्पेसिमेन को और लेंसेज को रखा जाता है वैक्यूम चैम्बर में और फिर इस स्पेसिमेन में से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास की जाती हैं. तेज धार में इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स या तो उस स्पेसिमेन के अंदर से गुजरेंगे, ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, टकराकर इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे. दो सूरतें होती हैं. पहली सूरत में जो इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं उस स्पेसिमेन में से वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखकर, या तो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके ऊपर आ रहे हैं वो उसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगे और या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. यानी इलेक्ट्रॉन्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर से भी गुजर सकते हैं या टकराकर वापस चले जाएंगे. फिर उन दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज रिसीव करते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इनकी हेल्प से उस स्पेसिमेन का एक इनलार्ज इमेज बनाते हैं, फोकस करते हैं ऑन फोटोग्राफिक फिल्म. बेसिकली ये फोटोग्राफिक फिल्म पे इसका इमेज बनाते हैं ये लेंसेज.
या स्क्रीन पे इसका इमेज देते हैं, ठीक है, या फोटोग्राफिक फिल्म पे या फिर स्क्रीन के ऊपर इसका इमेज बनाते हैं। कैसे काम कर रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? ये बेसिकली इसके अंदर वैक्यूम चैम्बर होता है जिसके अंदर स्पेसिमेन और लेंसेज रखे होते हैं। वैक्यूम चैम्बर जिसके अंदर एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेसिमेन में से रिफ्लेक्ट होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं, रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होने के बाद लेंसेज उन इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो हैं उसको मैग्नीफाई करेंगे, फोकस करेंगे ऑनटू फोटोग्राफिक फिल्म जिसके ऊपर उसका इमेज बनेगा और स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज बन सकता है। कहते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये 1000 फोल्ड्स इम्प्रूव हुई है लाइट माइक्रोस्कोप से। जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि ये रेवोल्यूशन ला चुकी है क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स को भी देख रहे हैं। हम एक एटम को स्टडी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को स्टडी कर सकते हैं, एटम देन मॉलिक्यूल में हम प्रोटीन और डीएनए की स्ट्रक्चर को भी इन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी कर चुके हैं, प्रोटीन एंड डीएनए, राइट। उसके साथ ही साथ में सेल की मुकम्मल स्ट्रक्चर विद इट्स ऑर्गेनेल्स, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर पाई जा रही हैं, ये सब भी हम स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन को देखें और मैग्नीफिकेशन को देखें तो बहुत ही ज़्यादा है LM की निस्बत, मैग्नीफिकेशन ऑफ EM। वो थी बच्चों, आपको याद है ना, 1500 टाइम्स मैग्नीफिकेशन थी लाइट माइक्रोस्कोप की। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है 2,50,000 टाइम्स। दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ EM। आपको याद है जो सबसे पहली माइक्रोस्कोप ज़ेकेरियस जेनसन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसकी मैग्नीफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स to 9 टाइम्स थी। तो इससे तो रेवोल्यूशन ऑब्वियसली आ ही जाएगा, आ ही चुका है, क्योंकि इसकी मैग्नीफिकेशन ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 2,50,000 टाइम्स बड़ा करके उसका इमेज दिखाता है। इतना बड़ा हो जाता है कि उसको हम इजीली स्टडी कर पाते हैं। और इसकी रेजोल्यूशन है, रिजॉल्विंग पावर है इसकी, रेजोल्यूशन इज 0.2 नैनोमीटर। बच्चों नैनोमीटर जो है वो माइक्रोमीटर से भी स्मॉलर यूनिट है, 0.2 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर जो है वो मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा है, इतना स्मॉलेस्ट है। और ये 0.2 नैनोमीटर तक रेजोल्विंग पावर रखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को याद करना है, मार्क करना है MCQs के लिए। हमारी बुक में लाइट माइक्रोस्कोप की भी मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर दी गई है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी दी गई है। सो डोंट बी कंफ्यूज, अलग-अलग से याद रखना है आपने इसको। 2,50,000 टाइम्स इसकी मैग्नीफिकेशन है, जबकि इसकी रेजोल्यूशन है 0.2 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर।
बच्चों ये 1000 टाइम्स इम्प्रूवमेंट है ओवर द लाइट माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने बताया है कि एटम, मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन और डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसके साथ ही साथ में सेल और ऑर्गेनेल्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं। बट देयर इज़ द पॉइंट, वो ये है कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाने के बावजूद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिविंग प्रोसेस को स्टडी नहीं कर सकते हैं। उसकी क्या वजह है कि हम लिविंग प्रोसेस को स्टडी नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर एक वैक्यूम चैम्बर है जिसके अंदर ऑक्सीजन या एयर एवैक्यूएट कर दी गई है, निकाल दी गई है। तो लिविंग प्रोसेस या लाइफ को स्टडी करने के लिए उस जगह पे तो हवा का होना बहुत ज़रूरी है, एज देयर इज़ द वैक्यूम चैम्बर। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम लिविंग प्रोसेस को स्टडी नहीं कर सकते। लिविंग प्रोसेस से मुराद, अगर मैं एग्जांपल दूं कि हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपने सूडोपोडिया के ज़रिए से मूव करता है, तो सूडोपोडिया कैसे इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, अगर हमने ये स्टडी करना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वैक्यूम की वजह से लाइट प्रोसेस को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमें जितनी भी हेल्प हमें लाइट माइक्रोस्कोप से मिल सकती है उसी को यूज़ करेंगे। ये आपके साइड बॉक्स में दिया गए हैं इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाई EM इज़ नॉट यूज्ड टू स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस को यूज़ करने, ऑब्ज़र्व करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्पेसिमेन को हमने हेल्ड रखा होता है, हमने उसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा होता है जिसमें हवा नहीं है, इसलिए हम उसको उसके लाइफ प्रोसेस को स्टडी करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जी, तो हमने ये साइड बॉक्स मार्क कर लिए, हमने ये देख लिया कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर स्पेसिमेन और लेंसेज को रखा जाता है और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास की जाती है थ्रू दिस स्पेसिमेन। या तो इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और फिर इमेज को फोटोग्राफिक फिल्म पे बनाएंगे। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ EM. There are two types of electron microscope. First one type is named as TEM. TEM stand for transmission electron microscope. Transmission electron microscope. And the second one is named as TEM. second one है बच्चों SEM. SEM stands for scanning electron microscope. Scanning electron microscope. अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? TEM and SEM, these are the two types of electron microscope. TEM, SEM. TEM stand for transmission electron microscope. ये कैसे काम करती है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं through the specimen. Electrons transmit, as the name indicating, transmit or pass through the object
या स्पेसिमेन। इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर तक पास कर जाएंगे, ट्रांसमिट होंगे, गुजरेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें उस ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने में हेल्प कर सकती है। हम इस माइक्रोस्कोप टेम के ज़रिए से इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू स्टडी internal structure of object, right? As electrons can pass through the object, can transmit mean कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजरेंगे, तो इसलिए उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। इसलिए हम टेम के ज़रिए से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम, बच्चों ईएम से तो हम वाकिफ़ हैं ही। अब आपने टीईएम और एसईएम शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म्स के साथ इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स टकराकर गुजर जाएंगे, वापस चले जाएंगे। रिफ्लेक्ट थ्रू मेटल कोटेड सरफेस। मेटल कोटेड सरफेस का क्या मतलब है कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेटल की कोटिंग कर देंगे। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पास ना करें, उसके अंदर से ना गुजरें, बल्कि उसकी सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएं। रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने उस ऑब्जेक्ट को मेटल कोट कर लिया है, उसके ऊपर एक मेटल की तय चढ़ा दी है। उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट में से जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो रिफ्लेक्ट होंगे थ्रू मेटल कोटेड सरफेस। तो ये क्या हेल्प करेगी? This type of electron microscope SEM helps to study the outer structure या surface of the object, surface of object, या in simple words external structure को study करने में help करेगी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टडी करना है तो हम उसके लिए सेम यूज़ करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर से, बल्कि वो एक उसकी सरफेस से ही टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और जब वो सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होंगे तो उससे उसकी हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल स्टडी कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। जबकि हमने अगर इंटरनल स्ट्रक्चर किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। बच्चों एक शॉर्ट आया करता है, What is the difference between TEM and SEM? आपने इनके फुल फॉर्म के साथ भी शॉर्ट आ सकता है, वो भी याद रखना है, और शॉर्ट फॉर्म के साथ भी आ सकता है। What is the difference between TEM and SEM? फुल फॉर्म के साथ एक्सप्लेन करेंगे। TEM स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। It electrons transmit through the object. It helps to study internal structure of object. ये माइक्रोस्कोप इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करती है। जबकि SEM stands for scanning electron microscope. Electrons reflect through metal coated surface.
इस माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स उस ऑब्जेक्ट जिसको हमने मेटल कोट किया हुआ है उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगे और उससे हेल्प मिलेगी हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में या फिर उसकी सरफेस की स्टडी में। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी मैग्नीफिकेशन मार्क करनी है, इसकी रेजोल्यूशन मार्क करनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को किस लेवल तक स्टडी कर सकते हैं। हम एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल लाइक डीएनए एंड प्रोटीन स्टडी कर सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। सेल को स्टडी कर सकते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से सब स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और उनका फंक्शन क्या है, ये सब एलेबोरेट फॉर्म में हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइट अ नोट ऑन फंक्शन एंड इट्स स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो आपने इसकी रेजोल्यूशन, उसकी मैग्नीफिकेशन, ये सब उसमें एक्सप्लेन करना होगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, इस पे शॉर्ट भी आ सकते हैं। इसकी वर्किंग पूछी जा सकती है कि कैसे काम करता है, इसकी रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन कितनी है, डिफरेंस बिटवीन TEM एंड SEM। ठीक है बेटे, तो इस तरह से ये फर्स्ट टॉपिक आप लॉन्ग के लिए भी याद करेंगे और इसमें जो जो पॉइंट्स मैंने शॉर्ट के लिए बोले हैं वो उसके लिए भी पढ़ेंगे पूरा टॉपिक।